नमस्कार, न्यूज अफेयर 24 के खास कार्यक्रम द पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। द पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज अफेयर 24 का वो कार्यक्रम जिसमें हम शामिल करते हैं देश के ऐसे मुद्दे को जिस पर पूरा देश सोच रहा हो, चर्चा कर रहा हो। और इस वक्त सबसे बड़ा चर्चा का विषय है केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी का दिल्ली में ताजपोशी। इस चर्चा में हमारे साथ में है द न्यूज अफेयर 24 के सीईओ संजीव जी बारोट। संजीव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से जो है ये पूरा घटनाक्रम अभी चला है, केजरीवाल जो है जमानत पर बाहर आए हैं, बाहर आने के बाद में उन्होंने तुरंत ही अपना एक ऐलान किया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप मुझे बताएं, 9.5 साल तक सीएम रहना और चुनाव से महज 5.5 महीने पहले इस्तीफा, क्या मजबूरी रही होगी केजरीवाल जी की? जी रवि जी, मजबूरी रही है केजरीवाल जी की। जब से उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है शराब घोटाले का, तब से लेकर बीजेपी हमेशा इस्तीफा मांग रही है कि केजरीवाल जी आप इस्तीफा दें। देश भर में अन्य पार्टियां भी बीजेपी प्रमुख रूप से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सत्ता की भूख के कारण जेल में रहकर भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तो आखिर अब आकर इस्तीफा देना, उसके पीछे जो मेन कारण है वो कारण साफ साफ नज़र आ रहे हैं, जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिए थे जब ये रिहा हुए हैं, जमानत पे जब आए हैं, उनके जितने भी पावर थे, मुख्यमंत्री के रहते हुए जो पावर होते हैं, लगभग कुछ पावर ऐसे थे जो कोर्ट ने रोक लगाई। तो उन्होंने देख लिया कि अगले 5 महीने में वो आखिर इस कुर्सी पर रहकर करेंगे भी क्या। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस्तीफा दूं और किसी और को मौका दूं, जिससे लोगों के मन में एक थोड़ी सी सिंपैथी हासिल की जा सके, अपना वोट बैंक बता सकें कि मैं कुर्सी की राजनीति नहीं कर रहा हूं। मतलब केजरीवाल ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये कहा था कि जनता अगर उन्हें जिताती है तो फिर से वो जो है सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि दिल्ली चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो उन्होंने जो एक हमदर्दी का जो कार्ड है वो यहाँ पर खेल लिया है। तो उसको लेकर राजनीतिक हल्के में इसको क्या किस तरीके से सोचा जाना चाहिए? जहाँ तक मैं समझता हूँ, केजरीवाल जी ने ये हमदर्दी का दाव तो चला है। हमदर्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला तो जनता तय करेगी। दिल्ली चुनाव किसको जिताना है, किसको नहीं, ये तो आम जनता जो वोटर्स हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बार बीजेपी केजरीवाल के इस कदम से कमज़ोर ज़रूर नज़र आ रही है, ये मेरा मानना है। बट हमदर्दी का दाव जो है वो पूरी तरीके से केजरीवाल जी ने खेला है। वैसे जेल से रिहा होती जो है केजरीवाल जी ने एक ऐसा दाव खेला है कि राजनीतिक पार्टियां जो भी है उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस इसको लेकर अब क्या अपनी चाल चल सकती है? देखो, कांग्रेस जो है वो चाल चलने की हालत में तो नहीं है, क्योंकि केंद्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कई बार हो चुका है। और राज्य स्तरीय विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन नहीं है कहीं पे भी, चाहे आप गुजरात देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, अभी हरियाणा भी देख लो आप, वहां पे इनका कहीं पे भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का समर्थन लेना और नहीं लेना, दोनों में कांग्रेस को ही नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका परिणाम आप पंजाब चुनाव में देख चुके हैं। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबको पूरी तरीके से नदारद कर दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार इन्होंने पंजाब में बनाई है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए उसके अलावा बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी मुझे नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस कहीं भी आम आदमी को तोड़ने के लिए अग्रसर नहीं है। बीजेपी ही एक माध्यम है जो पूरी तरीके से कांग्रेस को छोड़ आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कगार पर बनी हुई है। और आप देख भी रहे हैं, बीजेपी पूरा प्रहार आम आदमी पार्टी पे करती नज़र आ रही है। सर, मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल 9 साल 7 महीने सीएम रहे हैं, कई आरोप उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। उसके बाद वो जेल भी गए और जेल से आते ही जो उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, कि पीछे का प्लान क्या लगता है आपको, कि प्लानिंग क्या है जिसकी वजह से उन्होंने ऐलान किया है इस्तीफे का? जी हाँ, इस्तीफ़ा इसीलिए उन्होंने दिया है कि जब उनके पास पावर नहीं रहा, जब इनके पास पावर ही नहीं रहा, तो उन्होंने देखा 5 महीने में आने वाले कुछ समय में कुछ चुनाव आ रहे हैं कुछ राज्यों में,
अहम चुनाव इनके लिए हरियाणा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली दोनों के बीच में है। ऐसे में पंजाब पंजाब में ये ऑलरेडी सरकार में है, दिल्ली में ऑलरेडी ये सत्ता में है, हरियाणा बीच का पार्ट है। तो कहीं न कहीं हरियाणा में भी ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ केजरीवाल खुद को फ्री करके और वहाँ पे पूरा फोकस डालना चाह रहे हैं, जिससे हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएँ और वहाँ पे वो सत्ता में आ जाएँ, और उसकी तरफ वो लगभग बढ़ेंगे भी सही। और मुझे जितना समझ में आ रहा है, हरियाणा में ये सच में बीजेपी को चौंकाने का काम करेंगे ही करेंगे। और कांग्रेस जिस तरीके से गठबंधन चाहती थी, बट आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं किया, और अब सीधा सा साफ-साफ सिनेरियो नज़र आता है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी कई ज़्यादा सीटें लेकर उभरेगी, और त्रिकोणीय मुकाबला हरियाणा में नज़र आने वाला है आने वाले रिजल्ट पे। वैसे जो जमानत मिली है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को, वो सशर्त जमानत मिली है। जिस तरीके से वो कोई बड़ी योजना दूसरी जो है वो लागू नहीं कर सकते हैं, उनका जो साइन है वो जो है इस वक्त जिस तरीके से जो है इनके साइन जो है वो कहीं मान्य नहीं होंगे। इस तरह की और भी जो जिस तरीके की जो सशर्त उनको जो है जमानत मिली है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यहाँ पर भी है कि वो जनता को लुभाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते हैं, और आतिशी को जो है जिम्मेदारी दे दी है। यानी कि एक फैसला उसके पीछे क्या दर्जनों फायदे यहाँ पर सोचे हैं अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ, कई तरीके समीकरण केजरीवाल ने बनाए हैं। पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि देश की राजनीति में मैं कैसे अव्वल आ जाऊँ, देश की राजनीति में मैं मोदी के समकक्ष कैसे खड़ा रह जाऊँ। तो उन्होंने पूर्ण रूप से ये जो इस्तीफ़े का जो दाँव खेला है, वो उनकी राजनीतिक षड्यंत्र है पूरी तरीके से। केजरीवाल चाहते हैं कि ज़रूरी चीज़ जो है, मैं बताना चाहूँगा आपको, सत्ता और कुर्सी उनको इतना प्यारा है कि आप देख सकते हैं, जब वो जेल में थे तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। जब बाहर आ रहे हैं तो उनके हाथ में वो पावर नहीं थे, तब उन्होंने पूरी तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो उनका मकसद किस तरह भाजपा को कमज़ोर करना है और खुद का कद राजनीतिक तरीके से कैसे बढ़ाना है, वो उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति है। संजय जी को यूं अगर हम समझें कि उन्होंने कुर्सी छोड़ी भी इसलिए है ताकि वो झारखंड और हरियाणा और उसके अलावा जो महाराष्ट्र है, तो वहां पर जिस तरीके से जो है वहां की जो है सत्ता वो हथिया सके और वहां उसको साधें। क्या इस तरह की रणनीति लगती है आपको केजरीवाल जी, जी की? जी हाँ, जी हाँ। मकसद साफ़ है उनका, आने वाले समय में ये सामने आ जाएगा। पार्टी का वोट बैंक बन रहा है और आगे भी सिलसिला आम आदमी पार्टी का चलता रहेगा। वैसे हरियाणा में भी जो है विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पार्टी ने सभी सीटों पर जो है अपने प्रत्याशियों को उतारा है। तो हरियाणा को लेकर क्या लगता है, क्या रणनीति रही है इस वक्त केजरीवाल जी की? हालांकि दिख तो साफ ही रहा है कि जो उन्होंने यहाँ पर जो सिंपैथी का कार्ड खेला है और अपनी सीट छोड़ी है, लेकिन वो सीट क्यों छोड़ी है इसको लेकर आपका क्या कहना है? हाँ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए अभी ये प्रदेश अहम रहा है। इसके ज़रिए फिर से वे दिल्ली जीतना चाहेंगे। इनकी रणनीति है कि हरियाणा में हम कुछ सीटें लेके आ जाएँ, सरकार में आ जाएँ और हम दिल्ली को संदेश दे दें, दिल्ली की जनता को संदेश दे दें कि हम चौथी बार कैसे दिल्ली में कायम हो सकते हैं। तो इनका पूरा व्यू रचना जो है वो दिल्ली को लेकर ज़्यादा है। बाकी राज्यों में ये आ पाएँ या ना आए, ये एक अलग मैटर करता है, लेकिन दिल्ली ज़रूर ये अपने पास रखना चाहेंगे। तो हरियाणा की जो दिशा है, वो पूरी तरीके से तय करेगी दिल्ली की रणनीति और राजनीति, और सत्ता में कैसे आते हैं, वो तय हरियाणा से ही होना है। यानी कि वो दिल्ली की सीट से फ्री होकर जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति को लेकर कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं, उसके अलावा हमदर्दी हासिल करने के लिए कोई नई साजिश जो है या कोई बड़ा प्लान जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सोच रखा है अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनता की हमदर्दी तो वो लेना ही चाहते हैं। साथ ही जनता को ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी पार्टी कितनी ईमानदार है। शराब घोटाले में राजनीति को कैसे खत्म किया जाए, यह उनकी रणनीति है। क्योंकि वो शराब घोटाले में ये ही नहीं, इनकी पार्टी के प्रमुख जो कद्दावर नेता है, वो भी जेल में जा चुके हैं। तो उस दाग को भुलाने के लिए, या लोगों का माइंडसेट जो शराब घोटाले को लेके है, उसको भटकाने के लिए इन्होंने पूरी तरीके से ये इस्तीफे का षड्यंत्र रचा है। वैसे संजीव जी, जो अरविंद जी केजरीवाल हैं उन्होंने अन्ना हजारे के साथ में रहकर आंदोलन में मिलकर जो है इन्होंने राजनीतिक पार्टी वहां पर बनाई थी। जबकि पार्टी उन्होंने बनाने से पहले बिल्कुल साफ इनकार यहाँ पर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो इस दिशा में क्या लगता है आपको कि
पहले एक आंदोलन का वो हिस्सा बने और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने जनता के सामने ये चीजें रखी थी कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन अब राजनीतिक पार्टी भी बनी है। उसके बाद 9 साल 7 महीने जो है वो सीएम रहे हैं। उसके बाद अब उन्होंने जो है सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब आगे कोई बड़ा प्लान लेकर जो है वो चल रहे हैं। यानी पॉलिटिकली तो पूरा जो है कहीं ना कहीं सक्रियता जो है उनकी वो आगे से आगे बढ़ी रही है। रवि जी, आपने अच्छा सवाल किया है। अन्ना हजारे जी जो हैं, लोकपाल आंदोलन से देश भर में एक देशभक्ति का माहौल जगाया था। आप भी जानते हैं, देश भी जानता है किस तरीके से वो माहौल क्रिएट किया था। कई समाज सेवी संगठन उससे जुड़े हुए थे। संगठन के बड़े बड़े जो वेलविशर्स जो थे वो इस संगठन से जुड़े थे। इस लिस्ट में केजरीवाल भी थे, कुमार विश्वास भी थे। इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए आप देखें तो किरण बेदी भी बढ़ चढ़ कर आगे आई थी। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे कुमार विश्वास का। यहाँ पे आप कई बार देख रहे हैं कि कुमार विश्वास अपने किसी भी कथा जब कर रहे होते हैं, भागवत कथा कर रहे हैं या किसी भी बड़े मंच बिल्कुल पे अपने होते हैं, अपने राम जिस तरीके से वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब वो बड़े मंच पे होते हैं तो साफ साफ वो कह रहे होते हैं कि केजरीवाल और केजरीवाल की जो पार्टी है वो चोर पार्टी है। तो मेरा ये मानना है जी। कि एक व्यक्ति जो केजरीवाल के साथ रहकर एक पार्टी का निर्माण किया, दोनों ने मिलके जब ये पार्टी बनाई थी, साथ में रह के पूरी तरीके से इस पार्टी को पहली बार में सत्ता में लाए थे। दो पहलू थे ये। अब उस बिल्कुल। पहलू में से एक व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से उस पार्टी से हट के बाहर आ जाता है और वो बार बार ये कह रहा है कि केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी चोर है। अब मुझे ये बताओ कि जब साथ में रह के आपने एक पार्टी को बनाया और कुमार विश्वास पूरे देश में प्रचलित हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वो पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार को कोसते नजर आते हैं, तो यहाँ से जनता को समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। आज अगर कोई दो दोस्त हैं, साथ में चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली का एक दूसरे को अंदाज हो सकता है। मैंने एक वीडियो भी देखा था कुछ समय पहले, जब केजरीवाल की आम सभा को लेके कुछ ब्रांडिंग प्रमोशन को लेके कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी। उस दरमियान केजरीवाल जी और कुमार विश्वास साथ में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ एडिटिंग पार्ट लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, भीड़ कैसे दिखाई जाए, उस दरमियान अब जिस काफी तरीके हंसी से ठाके जो है इस वीडियो में वहां पर काफ़ी लग रहे ठहाके थे इस लगे तरीके थे से। और जी। काफ़ी मुस्कुराहटें आ रही थी और उसमें केजरीवाल बहुत ज़ोर-शोर से हँसते नज़र आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से लोगों को गुमराह करने का एक ये ब्रांडिंग प्रमोशन के साथ जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी को बनाया। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को समझना चाहिए, जब कुमार विश्वास निकल के खुल के जनता के सामने, देश के सामने कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप जेल जा रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में है। आपका उप मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जेल में है। आपकी कैबिनेट मिनिस्टर जेल में है। लगभग आगे की पूरी जो लॉबी है वो पूरी की पूरी जेल में है अंदर, और आपकी पार्टी को आप ईमानदार बता रहे हैं। आपकी पार्टी को आप ये कह रहे हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप जेल से बाहर आए हैं, वो पूर्ण रूप से जमानत पे हैं। आप पे कभी भी वापस कोर्ट का आदेश आएगा, आप अंदर जेल में जा सकते हैं। तो इस तरीके की पार्टी पे मुझे लगता है भरोसा करना बिल्कुल गलत है, और पूरी तरीके से केजरीवाल जो है एक परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट के कर्ता-धर्ता हैं। लोगों को किस तरीके से अपने फेवर में करना है वो ब्रांडिंग प्रमोशन के जरिए वो करते नज़र आ रहे हैं। वैसे संजीव जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि शराब घोटाले को लेकर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं और उसके अलावा उन्होंने अभी तक तो खैर मीडिया के सामने कभी कोई खुल के बयान नहीं दिया है इसको लेकर। वो अब इसमें दोषी हैं निर्दोष हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन हालांकि आपने उसका पहले ही बताया था। लेकिन ये एक बात जरूर है कि उन्होंने ये जरूर वादे किए थे कि वो किसी भी तरह की राजकीय सेवा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि उन्होंने जो है अपने लिए शीश महल बनवा लिया। मतलब आप समझ होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से जो है उन्होंने अपना शीश महल बनवा लिया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए रवि जी, मेरा तो इतना ही कहना है कि जब ये सत्ता में आए थे तब इनके कई तरीके के वादे थे कि हम राजनीतिक जो सुख है वो नहीं लेंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये सत्ता में आए हैं, जी। पूर्ण रूप से इन्होंने अ, सरकारी सेवाएं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मुख्यमंत्री आवास की जो सेवाएं हैं, एक नॉर्मल रूप से आप देख रहे होते हैं, ज़रूरी होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री हों या बड़े नेताओं को अपनी जान का खतरा रहता है। तो कुछ सुविधाएं उनकी बनी होगी, पर पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, वो भी उसी घर में रहते थे, उसी हाउस में रहते थे।
पर जब केजरीवाल एक टर्म पूरा करते हैं, दूसरे टर्म में जब आते हैं, तब पूर्ण रूप से आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जनता का पैसा, टैक्स का पैसा। उन्होंने 45 करोड़ 45 करोड़ रुपया अपने उस हाउस पे लगा दिया और दूसरी पार्टियों ने उसका नाम दिया शीश महल। तो ऐसे में वो पैसा कहीं न कहीं उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की, सुख सुविधाएं उन्होंने लेने की कोशिश की। कई बार ये कहते थे हमारा इतना काफिला नहीं हो, आम लोगों की तरह हम चलेंगे। आप देखेंगे वो आम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। वो पूर्ण रूप से उस काफिले के साथ चलते हैं जो इन्होंने पहले खुद ने सोचा भी नहीं था और मना भी करते थे कि इस तरीके की सुविधाएं हम नहीं लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि शीश महल ज़रूर बना है, जनता का पैसा उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं में डाला है। तो डेफिनेटली जो इनके वादे हैं, जो ये कर रहे होते हैं, वो धरातल पे नहीं होते हैं। जी। कई बार चुनावी सभाओं में भी ये बोल जाते हैं हम ये करेंगे वो कर देंगे। मोदी जी कहते हैं या बीजेपी भी कहती है कि रेवड़ियाँ बांटने का काम ये करते हैं। तो सच में लोगों को गुमराह ना करके और सच में विकास किया होता तो मुझे लगता है कि ये कारगर होता। पर कहीं न कहीं ये पार्टी आने वाले समय में धीरे-धीरे ओझल होती नज़र आ भी सकती है, पर वो समय बताएगा किस तरीके से वो ओझल होती है। संजीव जी, अब एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका जवाब। जिस तरीके से 12 साल तकरीबन जो 11-12 साल का जो समय, इसमें एक आम आदमी पार्टी जो है देश की एक बड़ी पार्टी यहाँ पर जो है बनकर आई। आखिर कैसे आपको लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी है? जिस तरीके से आपको लगता है कि जो लुभावनी चीज़ है, जिस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने रखी है, जो योजनाएं यहाँ पर रखी है, दिल्ली की जनता के साथ जो उन्होंने वादे किए, तो उनकी वजह से ही जो है ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है? देखिए रवि जी, मेरा यही कहना है, पार्टी जो बनी है तो कहीं न कहीं इन्होंने पूर्ण रूप से इनका जो आंदोलन हुआ था उससे हट के और राजनीतिक में आए हैं। और ये पूरी तरीके से केजरीवाल जी और इनकी जितनी भी लॉबी है वो बिजनेसमैन हैं ये लोग। शराब घोटाले से इन्होंने पूर्ण रूप से दिखा दिया कि हम कितने बिजनेस माइंडेड हैं। शराब घोटाले का जो पैसा है गोवा सरकार जब चुनाव हो रहे थे गोवा में यूज़ किया गया और इन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का वो किया है। ईडी देखो, सीबीआई देखो, आप किसी भी मुद्दे में देख लें तो ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जाता है। अपना देश का कानून बहुत मजबूत है। कुछ आधार इनको ज़रूर मिले होंगे। पार्टी जो मजबूत बनी है, आपका सवाल जो है उस पे मैं आता हूँ। पार्टी जो मजबूत बनी है वो मैं जितना समझ पा रहा हूँ, एक थर्ड पार्टी, अपन किसी भी विधानसभा क्षेत्र देख लें, लोकसभा क्षेत्र देख लें, अगर 2 पार्टियाँ आपके सामने हैं, तो उस दरमियान तीसरा अगर कोई आता है तो डेफ़िनेटली वो प्रभाव पड़ता है, कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी होता है। तो देश में बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियाँ थी। बीजेपी काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही थी, उन्होंने अथक प्रयास किए और करते-करते 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने अपना आधिपत्य जमाया है। बाकी 70 सालों से कांग्रेस पूर्ण रूप से राज कर रही थी। तो उस चीज़ को ख़त्म बीजेपी ने किया। अब आम आदमी पार्टी आ रही है बीजेपी को फ़ॉलो करते हुए। कहीं न कहीं कुछ ऐसी रणनीति जो है आम आदमी पार्टी ने निकाली है। तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि जब 2 पार्टियों में चल रहे हैं तो मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है ना कि बड़े जो नेता होते हैं वो अपने आप को, चाहे वो किसी के चेहरे पे लड़ रहे होते हैं या खुद के दम पे, आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। तो ऐसे में कई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं या कई लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी उस दरमियान आई जिस दरमियान एक तीसरे अच्छे नेतृत्व करने की पार्टी की रिक्वायरमेंट आने लगी थी। एक ऑप्शन, क्योंकि कांग्रेस धीरे-धीरे खत्म होने जा रही थी, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तरीके से एक नारा दे दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो मुक्त होने के कगार पे एक बीजेपी का आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हम राजनीतिक क्षेत्र में आएँ, तो वो लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं और जुड़ने के बाद उन्होंने देखा कि हम भी आगे बढ़े, तो नए चेहरे जो बीजेपी में नहीं थे, कांग्रेस में नहीं थे, उन लोगों को पूर्ण रूप से तवज्जो मिली। तो तवज्जो मिलने से ये पार्टी निखर के आई और ऐसी विचारधारा रखने वाले कि देश हित में आने के वाले लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। पर अब धीरे-धीरे ये आंकड़ा, वोट बैंक जो है, जिस गति से इनका बढ़ा है पूरे देश में, देश की एक बड़ी पार्टी बन के उभर के आई है, तो धीरे-धीरे ये शराब घोटाला देख लो या इनके जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, तो ये ग्राफ धीरे-धीरे कम होता भी नज़र आएगा। बट ये कहना नहीं भूलूँगा कि बहुत कम समय में देश की राजनीति में आकर एक बड़ी पार्टी उभर के आना, ये भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। बट जनता को समझना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है।
आपका देश किसके हाथ में जाना चाहिए, किसके हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये तो जनता तय करेगी और जनता को तय करना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका। जिस तरीके से केजरीवाल और उससे जुड़े बवाल को लेकर सवालों पर संजीव जी आपने जो अपने जवाब दिए हैं वो बिल्कुल दर्शकों ने सुने हैं, लेकिन अगली बार फिर से द पॉइंट ऑफ व्यू में हम फिर से कुछ नए सवालों के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।